my YouTube channel Only Boost with me. So here Ashika with a new video that based on MSc Nursing result. तो जैसा कि सबको पता है कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है और सबको अपनी अपनी रैंक्स पता चल चुकी हैं और क्वालिफाइंग स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो एम्स के द्वारा रिलीज़ कर दी गई है जो कि अपलोडेड है इस वक्त एम्स की वेबसाइट पर। तो जिसने रिज़ल्ट नहीं देखा है जाओ और जल्दी से अपना रिज़ल्ट देखो, बट जिसने देख लिया है एक बार हम इस वीडियो में भी सर्कुलर ओपन करने वाले हैं। तो सर्कुलर आपके सामने ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर 20 तारीख को रिलीज़ किया था एम्स ने, जो कि सारे एम्स के लिए एमएससी नर्सिंग कोर्स का जो रिज़ल्ट है बेसिकली वो क्वालिफाइंग स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, अब एक फैक्टर जो यहाँ पर है वो है सीट एलोकेशन। वो आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है और आपको अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट की तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर दिए गए हैं, देन कैटेगरी बताई गई है, परसेंटाइल एंड ओवरऑल रैंक उनकी उसके आगे मेंशन है। तो ये लिस्ट एम्स ने बता दी है और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने एम्स एमएससी नर्सिंग क्वालिफाई किया है वो है 1378 स्टूडेंट, जिनके मैक्सिममली 50% से अबव मार्क्स है, वही बेसिकली क्वालिफाई करते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को। तो आप देख सकते हैं ये सारी लिस्ट जो है वो हमारी 1378 स्टूडेंट की होने वाली है। तो इस लिस्ट को हम ऊपर करते जाएंगे क्योंकि नीचे कुछ और चीज़ें एम्स ने साथ ही साथ बताई हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले और एक एक करके उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक फैक्टर जो एम्स ने यहाँ पर मेंशन आउट किया है वो यही है कि अगर आपके सेम मार्क्स रहे होंगे, किन्हीं दो स्टूडेंट्स के बीच में अगर सेम मार्क्स हैं तो वो ऊपर रैंक और नीचे रैंक उन्होंने बेसिस की है कि जिसके नेगेटिव मार्क्स कम हैं वो ऊपर रैंक किया गया है, या फिर जो कैंडिडेट बड़ा है उसको ऊपर वाली रैंक दी गई है और बाकी कैंडिडेट को नीचे वाली रैंक दी गई है, अगर आपके इनके सेम मार्क्स होते हैं तो इम्पॉर्टेंट एक नोटिस उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इस बेसिस पर उन्होंने रैंक्स को डिवाइडेशन किया है। ठीक है, ये तो एक बहुत बेसिक सी बात हो गई, बट आगे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट्स की तो वो है कि एम्स ने अपनी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन की है। अब सारे कैंडिडेट्स को अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करने हैं और जितनी भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी अब उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें अपलोड करने हैं। ठीक है, जिसकी डेट है 25/7/2022 से लेकर 1/8/2002 शाम 5 बजे तक। ठीक है, वो आपकी एम्स की वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in पर, वहाँ पर जाकर आपको उससे पहले 1 तारीख से पहले अपलोड कर देने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होने वाले हैं ये भी हम देखने वाले हैं। बट अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर अपलोडेड नहीं करता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता होगा ऑनलाइन सीट एलोकेशन में। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही करने हैं। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है जल्दी से जाकर अपने रेडी करो और अपलोडेड कर दो इससे पहले, क्योंकि आप एलिजिबल हो पाओ ऑनलाइन सीट एलोकेशन में। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसकी अगर हम बात देखें तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट जिसमें आपकी बर्थ डेट शो हो रही हो, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 12th या 10th की मार्कशीट्स भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। सेकेंड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC PWBD या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किस डेट के बीच का होना चाहिए यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि जो डेट इंक्लूडेड होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट में वही वैलिड माना जाएगा, उससे अलग वैलिड नहीं माना जाएगा। थर्ड है आपकी डिग्री, या तो पोस्ट बेसिक की डिग्री है या BSc नर्सिंग डिग्री, जो भी डिग्री आप होल्डर हैं वो आपको वहाँ पर अपलोडेड करनी है। फोर्थ, अब जो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अभी 4th ईयर में पढ़ रहे थे, उन्होंने साथ में ये एग्ज़ाम दिया था, तो अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट इशू कराकर अपलोड करना होगा। ठीक है, पांचवा जो सर्टिफिकेट है दैट इज़ सेल्फ अंडरटेकिंग। आपको यहाँ पर कुछ सेल्फ अंडरटेकिंग करना होगा कि आप रेगुलर कोर्स थे या डिस्टेंस लर्निंग थी और आपकी जो इंटर्नशिप है और जो आपका कोर्स कंप्लीशन डेट है वो कितनी रही है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सिक्स्थ, आपको अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर चारों ईयर्स की मार्कशीट भी यहाँ पर मेंशन करनी है, अपलोडेड करनी है। सेवेंथ, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप कोई सा भी नर्सिंग काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। एंड 8th, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है।
तो ये 8 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अपलोड करनी है 1 तारीख से पहले, तभी आप एलिजिबल होगे ऑनलाइन मोड ऑफ काउंसलिंग में, नहीं तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो तभी वैलिड माने जाएंगे जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। और उनकी जो इशू डेट्स हैं वो 26/6/2021 और 2/7/2022 के बीच में, मतलब बोथ डेट इंक्लूसिव, ये इंक्लूडेड डेट्स होनी चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। देन 6 पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, जिनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा, उनको ये जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। उनको उनकी जनरल कैटेगरी के लिस्ट में रखा जाएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से उन्हें सीट एलोकेशन होगा, ओके। तो डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन इनवैलिड जाता है तो आपको एज अ कैटेगरी जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही आपको सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आपका कुछ इस तरह का सर्कुलर था जो एम्स एमएससी नर्सिंग आ गया है। तो बेसिकली अभी जो आपके मैंडेटरी पॉइंट्स हैं वो यही है कि आपको अपने जो 8 सर्टिफिकेट्स उन्होंने मांगे हैं, 8 जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अभी के लिए इतनी बात करते हैं। तो ये तो रहा हमारा जो एम्स ने रिलीज़ किया है वो सारी चीज़ें। बट इस वीडियो में हम दूसरी चीज़ की भी बात करेंगे, वो है काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि अब रिज़ल्ट आउट हो चुका है तो काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जो स्टूडेंट्स के मन में आने वाली हैं। तो हम करने वाले हैं इन डिटेल में काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब रिज़ल्ट आ गया, अब सबको एक ना एक टेंशन है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाली है। देखो, वो होने वाली है ऑनलाइन मोड में। सबसे पहली बात, आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म मिलेगा, आपको वहाँ पर अपनी चॉइसेस डालनी है एज अ प्रेफरेंस, ठीक है। अब आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपको सीट अलॉट होती है तो भी, नहीं होती है तो भी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो पता चल जाएगा आपको। अब कुछ ये है कि लोग पूछ रहे हैं, कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग रैंक कहाँ तक है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की है अपनी वीडियो में कि क्लोजिंग रैंक क्या होने वाली है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। देखो, ये मेरा मानना है, एक्सपेक्टेड मेरी तरफ से क्या है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये कोई ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही होने वाली है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक है। बट अभी तक जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक यही होंगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, वो यहाँ पर मैंने मेंशन आउट करी हैं, ठीक है। तो वो जो मैंने एक्सपेक्टेड रैंक्स यहाँ पर मेंशन किए हैं वो आप देख सकते हो। जर्नल के लिए मैंने बोला है 110, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जनरल की जो रैंक है वो क्लोजिंग रैंक 110 पर होने वाली है। एससी के लिए 300 तक जाएगी, एसटी 500, ओबीसी 100 एंड ईडब्ल्यूएस 105। तो ये कुछ ऐसी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद इन तक तो रैंक जाना चाहिए। बट क्योंकि नहीं पता कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी चॉइस फिलिंग कैसी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन मोड में चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है। सो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि आप जितनी स्मार्टली चॉइस फिलिंग करोगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के होते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार को अपनी रैंक पे ध्यान ना दो और अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली तरीके से सिलेक्शन के लिए चॉइस फिलिंग करते हैं तो मे बी बहुत हायर चांसेस आपके हो जाते हैं फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। अब वो स्मार्टली चॉइस फिलिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो उसी की हम इन डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर रैंक कम है, देखो मेरे हिसाब से जर्नल की जो रैंक है वो 110 पर जाकर ख़त्म हो जानी चाहिए। मगर अगर किसी की रैंक 200 है या 300 तक है जर्नल में, और अगर वो भी अगर स्मार्टली तरीके से काउंसलिंग की चॉइस जो है वो भरते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर आपका चॉइस अच्छा है, चॉइस फिलिंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से है, तो बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है 200 या 300 रैंक पे भी, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेड रैंक, क्लोजिंग रैंक है, ये तो बहुत सेफ रैंक्स हैं, ठीक है। कि इतने के अंदर अगर आप हो तो
इट इज़ सो पॉसिबल कि आपका तो हो ही रहा है। बट अगर इससे बाहर के लिए हम सोचें तो उसके लिए बहुत सोच समझ कर अपनी चॉइस फिलिंग करना। सबसे पहले मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है। जितनी मैक्सिमम चॉइस आप फिल आउट कर सकते हो उतनी कर देना। आप सेफ रैंक के अंदर तो नहीं आते, तो वहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट तो होंगी। ठीक है, अगर आपको साइकेट्रिक चाहिए था या आपको कम्युनिटी चाहिए था या आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए था और आपकी सेफ रैंक के अंदर आप नहीं हो, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप एमएससी करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ना मिले। बट ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई और सब्जेक्ट आपको ना मिले। ठीक है, तो स्मार्टली में हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ना मिले बट कोई और सब्जेक्ट के साथ हम एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, सीट के लिए लड़ रहे हैं, नॉट टू प्रेफरेंस प्रायोरिटीज़, तो वो बिल्कुल स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना। वो कैसे कि अगर आपको लगता है कि आगे के जितने भी मेरे से जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपकी रैंक 215 है या 200 है, जो भी आपकी रैंक है, आप देखो अगर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और आपको लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये तो सभी बच्चों ने मेरे से आगे जितने भी थे 200 अगर आपकी रैंक है तो आपसे आगे 199 स्टूडेंट है। ठीक है, जिसमें से SC ST हटा दो, सिर्फ जनरल को लगाओगे तो कम से कम मान लो अगर 99 स्टूडेंट भी SC ST EWS के हुए तो जनरल कैटेगरी के 100 बच्चे आगे हैं। अब आपको ये देखना है कि उन 100 बच्चों की चॉइसेस क्या होगी। अगर मैं एक बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात करूं तो कौन से इंस्टीट्यूट वो लिखने वाले हैं, और अगर मैं एक बेस्ट सब्जेक्ट की बात करूं जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, उन्हें तो बिल्कुल अलग हटा दो। ठीक है, उन्हें लिख लो और उन्हें बिल्कुल अलग हटा दो अपनी चॉइस फिलिंग से। अब जब आपको लगता है कि ये मेनली ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद मुझसे जो आगे 100 बच्चे हैं उन्होंने भरे ही होंगे, उन्हें तो ये चाहिए ही होंगे, और ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो उन्हें चाहिए होंगे। मान लो मैं सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी की बात नहीं करी, मैं उन बच्चों की पहली प्रायोरिटी की बात कर रही हूँ कि वो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन से सब्जेक्ट्स लिए होंगे। ठीक है, वो आपको देखना है। जो प्रायोरिटीज़ उनकी हैं वो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ में नहीं फिल आउट करनी है, यही सबसे पहला मेन फैक्टर है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं सिर्फ एमएससी नर्सिंग की बात नहीं करी, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी पहली प्रायोरिटी देखता है। अगर उन 100 बच्चों में से आपकी वो पहली प्रायोरिटी हुई जो उन 100 में से किसी ने अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं रखी, तो वो सीट उन 100 में से किसी को ना मिलकर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, आपको मिलेगी। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझने की कोशिश करो कि आपको अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब पहली प्रायोरिटी वो प्रायोरिटी रखनी है जो आपके जो आगे स्टूडेंट हैं उनकी वो पहली प्रायोरिटी ना हो। अब आप कहोगे कि यार 100 लोग हैं हमसे आगे, डेफिनेटली हो सकता है कि मैं कितना भी रिसर्च कर लूँ बट मैंने जो भरा हो वो किसी और ने भी भरा हो सकता है कि 4-5 बच्चों ने वो भरा हो और उसके 4-5 सीटें ही हों, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं जो 4th ईयर में है जिनके रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, आपको नहीं पता किसका कौन सा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ये भी नहीं पता। मैं सिर्फ जनरल के लिए नहीं बोल रही, मैं SC ST सबके लिए बोल रही हूँ कि आपको स्मार्टली चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर रैंक कम है, सेफ है, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जाओ, अपने अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट जाओ, स्पेशलिटी जाओ, मैं कुछ नहीं है। बट अगर रैंक सेफ नहीं है, थोड़ी सी पीछे है और आपको लगता है कि अगर मैं स्मार्टली थोड़ा प्ले करूं तो शायद मेरा सिलेक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं आपका यही फैक्टर है कि आप अपनी वो प्रायोरिटी रखो जो आगे वाले बच्चों की पहली प्रायोरिटी ना हो। तो जो इंस्टीट्यूट है वो पहले सीट आपको देगा, देखो उसकी रैंक भले ही क्या हो, 100 हो। ठीक है, मान लो कि एक कैंडिडेट की रैंक 100 है और वो भी जनरल कैटेगरी है, और एक कैंडिडेट की रैंक 200 है वो भी जनरल कैटेगरी, और मैंने बोल दिया कि 150 पे तो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब 100 कैटेगरी ने अपनी पहली प्रायोरिटी भर दी कि न्यू दिल्ली में मुझे OBG चाहिए।
ठीक है। और उसने दूसरी प्रायोरिटी भर दी कि मुझे भुवनेश्वर में ओबीजी चाहिए, और 200 वाले ने अपनी पहली प्रायोरिटी भर दी कि मुझे भुवनेश्वर में ओबीजी चाहिए। समझ रहे हो? अब क्योंकि 100 वाला पीछे रह गया, उसे पहली प्रायोरिटी नहीं मिली, उसे ओबीजी न्यू दिल्ली नहीं मिला, उससे पहले ही वो क्या होगी, बुक होगी। और आपकी पहली प्रायोरिटी वही है जो 100 वाले की दूसरी प्रायोरिटी है। पहले किसको सीट मिलेगी, 100 को, या आपको मिलेगी। ये बोल रही हूँ कि मैं स्मार्टली प्ले करना है। ठीक है, ये फैक्टर आपको ध्यान में रखकर अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। डेफिनेटली अगर आप निशाना बिल्कुल सही लगाओगे तो डेफिनेटली कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। जनरल वाला के लिए मैं कहूँ कि 300 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएंगे अगर आप स्मार्टली करते हो तो। डेफिनेटली ऐसे ही बाकी ये जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड रैंक्स बताए हैं 200-200 बढ़ा दो, उसके बाद भी अगर स्मार्टली चॉइस फिलिंग करते हो तो बिल्कुल सिलेक्शन सीट रिजर्व हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझो कि इंस्टीट्यूट क्या करता है, कैसे सीट्स जो है वो देता है, तो उस फैक्टर को समझने की देरी है। बाकी आपकी सीट रिजर्व है। सो माई ओनली सजेशन टू ऑल माई कैंडिडेट्स कि मेक योर सिलेक्शन ईजी बाय फिलिंग स्मार्टली चॉइसेस। तो थोड़ा दिमाग से काम लोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रैंक आसपास है वो उनका, तो चॉइस फिलिंग ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो जाता है। फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट में तो कर जाओगे काम। तो ध्यान रखना और बिल्कुल फिलिंग करो, अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करो, एक्टिव तरीके से काम करो, क्योंकि सिलेक्शन की बारी है, छोड़ना मत। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा रैंक पीछे हैं उनका मुश्किल है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि रैंक ज़्यादा भी नहीं आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो क्योंकि आपके आगे बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, बट जब कम लोग होते हैं तब आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन निकाल सकते होते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। आई होप कि मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करूँगी। तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड करो और आगे हम एम्स के कोई और सर्कुलर की इंतज़ार करते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। ये वीडियो यहीं तक है। बाकी अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी डेफिनेटली। सो बाय बाय।